नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, रसिया और अमेरिका के बीच चल रही भयंकर वर्चस्व की जंग ने पूरी दुनिया को दो फाड़ कर दिया है। वैश्विक देशों ने रसिया और भारत की इकोनॉमी को कुचलने के लिए सैंक्शंस की ऐसी दीवार खड़ी की है जिसे पार करना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। लेकिन इसी भारी वैश्विक उथल पुथल के बीच में रसिया ने भारत के लिए अपने खजाने के वो दरवाजे खोल दिए हैं जिसने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, दुनिया अब खुलेआम कह रही है कि रूस भारत का सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि दोस्त से बढ़कर के एक ऐसा भाई निकला है जो मुश्किल हालातों के अंदर अपना सबसे कीमती खजाना सौंप रहा है। यूक्रेन वॉर, पश्चिमी प्रतिबंध और दबाव की राजनीति के बीच में रसिया चुपचाप भारत के सामने अपने बर्फीले इलाकों का असली खजाना खोल रहा है। ऐसा खजाना जो आने वाले 50 सालों तक भारत की स्टील फैक्ट्रियों, पावर प्लांट्स और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इंडस्ट्री की धड़कन बन सकता है। दोस्तों, जो रूस भारत को सिर्फ तेल ही नहीं, अब नायाब खजानों की सीधी चाबी सौंपने के लिए तैयार है। और इस खेल के अंदर भारत की दो बड़ी सरकारी कंपनियों SAIL और NMDC सबसे आगे निकल चुकी हैं। सवाल ये उठता है कि रसिया भारत को ऐसा कौन सा नायाब खजाना सौंपने जा रहा है जो हमें आने वाले दशकों तक स्टील और ऊर्जा के मामले में मजबूत बना देगा। क्या इन खजानों पर भारत की हिस्सेदारी हमें दुनिया के स्टील एंड मैन्युफैक्चरिंग मार्केट्स में ऐसी बढ़त दे सकेगी जिसके बाद में चाइना एंड वेस्टर्न कंट्रीज की नींद उड़ जाएगी? और क्या निकल की नई सप्लाई लाइन हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल सपने को टर्बोचार्ज करने वाली है? तो दोस्तों, यूक्रेन वॉर के दौरान जब वेस्टर्न कंट्रीज ने रसिया को आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए या उसे घेरने के लिए लगे हुए थे, उसी वक्त दोस्तों दिल्ली और मॉस्को की दरमियानी लाइन पर एक और बातचीत चल रही थी, कोकिंग कोल और निकल की। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से एक हाई लेवल डेलीगेशन चुपचाप रसिया पहुंचा। वहां रूसी सरकार और बड़े माइनिंग कंपनीज के साथ में क्लोज डोर मीटिंग्स की और इन मीटिंग्स का असली एजेंडा था रसिया के उन कोकिंग कोल एसेट्स और खजानों को पहचानना जिनमें भारत सीधे खरीदारी कर सके, ताकि सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि पार्टनर बनकर के बैठ जाए। SAIL यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इस मिशन के लिए एक स्पेशल इंटरनल पैनल बनाया है जो रसिया की अलग अलग कोकिंग कोल खदानों का टेक्निकल और फाइनेंशियल डेटा कलेक्ट कर रहा है, वहां की स्टडी कर रहा है। ये पैनल देख रहा है कि कौन सी खदानें भारतीय स्टील प्लांट्स के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होंगी, कोल की क्वालिटी कैसी है, रिजर्व कितना लंबा चल सकता है और दोस्तों इसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितना पड़ेगा। दूसरी तरफ NMDC जो भारत की सबसे बड़ी आयरन और माइनिंग कंपनी है, वो भी इन रूसी एसेट्स के ऊपर नजर गढ़ाए बैठी है ताकि सिर्फ कोयला ही नहीं बल्कि आगे चल करके दूसरे खनिजों में भी एंट्री की जा सके। अब दोस्तों चलिए समझिए कि ये डील इतनी बड़ी क्यों है। तो भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है। दोस्तों 2024 में हमारे यहां लगभग 149 से लेके 150 मिलियन टन स्टील बना था, जबकि नंबर 1 चाइना इससे कई गुना ज्यादा बनाता है। नेशनल स्टील पॉलिसी के तहत भारत ने 2030 तक स्टील कैपेबिलिटी को करीब 300 मिलियन टन तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। यानी आने वाले सालों के अंदर हमारे देश की स्टील की भूख दोगुनी होने वाली है। लेकिन स्टील बनाने के लिए जिस कोकिंग कोल की जरूरत पड़ती है उसकी सबसे बड़ी कमी भारत के पास में है और यही हमारी कमजोरी भी है, हमारी कमजोर नस है। भारत में प्राइम कोकिंग कोल के रिजर्व बहुत सीमित हैं, लिहाजा हमें अपने जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा बाजार से या बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। 200 सालों तक ये इंपोर्ट ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया से हुआ करता था। कभी 70 to 78% तक हमारे कोकिंग कोल की सप्लाई अकेले वहीं से आती थी। लेकिन इसी वजह से कीमतें और सप्लाई दोनों पर हम दूसरों के मूड के ऊपर डिपेंडेंट रहा करते थे। जैसे जैसे ग्लोबल मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव आया, कोयले की कीमतें कभी आसमान छूने लग गई, कभी सप्लाई में दिक्कतें आई और इसका सीधा असर हमारे स्टील प्लांट्स की कॉस्ट के ऊपर भी पड़ा। दोस्तों पिछले कुछ सालों के अंदर भारत ने स्ट्रैटेजी बदली है, कोकिंग कोल की सप्लाई को डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की हिस्सेदारी घटा करके अमेरिका, रसिया, कनाडा, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज से
खरीद को बढ़ाया गया है। दोस्तों, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब भी लगभग 60% कोकिंग कोल ऑस्ट्रेलिया से आता है, लेकिन रसिया की हिस्सेदारी तेजी के साथ में बढ़ी है। वो भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर बनकर के उभरा है। ये बदलाव सिर्फ खरीदारी तक सीमित नहीं रहता है। अगला कदम साफ है, अगर इंपोर्ट पर इतना खर्च हो रहा है तो क्यों ना उन खदानों से ही हिस्सा ले लिया जाए जहां ये कोल निकल रहा है। यहीं से दोस्तों रसिया वाला गेम शुरू होता है। रूस के पास दुनिया की बेहतरीन हार्ड कोकिंग कोल के बड़े बड़े रिजर्व्स हैं, खास करके उनके ठंडे और बर्फीले इलाकों के अंदर। यूक्रेन युद्ध और वेस्टर्न प्रतिबंधों के बाद कई पश्चिमी कंपनियां इन एसेट से दूर हो गई, जिससे रसिया को नए भरोसेमंद पार्टनर्स की जरूरत पड़ी है और यहीं पर दोस्तों भारत की एंट्री हुई है। दोस्तों, रिपोर्ट कहती है कि रसिया कुछ कोल कंपनियों और खदानों को भारत जैसे पार्टनर्स को बेचने या जॉइंट वेंचर देने के लिए तैयार है, क्योंकि घरेलू इंडस्ट्री के ऊपर अरबों डॉलर के नुकसान और फाइनेंसिंग की दिक्कतें बढ़ चुकी हैं। अगर SAIL और NMDC इनमें हिस्सेदारी लेते हैं तो इसका मतलब होगा कि भारत सिर्फ कोल खरीदने वाला ग्राहक नहीं रहेगा, बल्कि उन कंपनियों का सह मालिक बन जाएगा जो कोकिंग कोल निकाल रही हैं। इसमें दोस्तों दो बड़े फायदे होंगे। पहला, हमें लंबे वक्त के लिए फिक्स्ड या प्रेडिक्टेबल प्राइस के ऊपर कोयला मिल सकेगा। दूसरा, सप्लाई में अचानक से रुकावट या रिस्क काफी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स हमारी हिस्सेदारी को प्रायोरिटी देंगे। दोस्तों, अगर इसे सरल भाषा के अंदर कहें तो जिस कच्चे माल के लिए हम दूसरों के दरवाजे खटखटाया करते थे, अब उनकी चाबी खुद भारत के जेब में आ जाएगी। दोस्तों, इस कदम के पीछे घरेलू पॉलिसी भी जुड़ी हुई है। भारत ने मिशन कोकिंग कोल और दूसरी नीतियों के जरिए देश के अंदर भी कोकिंग कोल प्रोडक्शन और वॉशरी क्षमता बढ़ाने के ऊपर काम शुरू कर दिया है। दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड एग्जिस्टिंग खदानों के प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहा है। नई खदानें नीलाम की जा रही हैं और कई ब्लॉक्स प्राइवेट सेक्टर को दिए जा रहे हैं, ताकि 2027-28 तक घरेलू सप्लाई में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सके। लेकिन फिर भी विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत की तेजी से बढ़ती स्टील इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट और ओवरसीज एसेट्स दोनों की जरूरत होगी। और दोस्तों, यहीं पर रसिया में इन्वेस्टमेंट हमारी सबसे मजबूत बीमा पॉलिसी बन सकती है। अब दोस्तों, सवाल सिर्फ कोकिंग कोल का नहीं है, नजर निक्कल के ऊपर भी है। निक्कल वो मेटल है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज की पूरी केमिस्ट्री बदल देती है। हाई एनर्जी डेंसिटी, ज़्यादा रेंज और तेज चार्जिंग के लिए हाई निकल कंटेंट वाली बैटरी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। दोस्तों, आज की डेट में ग्लोबल ईवी बैटरी सप्लाई चेन के ऊपर चाइना की पूरी पकड़ मौजूद है। रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग से लेकर के कैथोड और सेल मैन्युफैक्चरिंग तक उनका मजबूत नेटवर्क है। दोस्तों, भारत अभी निकल चाइना, जापान, नॉर्वे और अमेरिका जैसी कंट्रीज से इंपोर्ट करता है, जबकि रसिया से हमारा निकल इंपोर्ट बहुत ही कम है। दोस्तों, रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है कि इसी बैकग्राउंड के अंदर अप्रैल में दिल्ली के अंदर हुई मीटिंग में भारतीय अधिकारियों और रशियन प्रतिनिधियों के बीच में निकल सप्लाई पर लंबी चर्चा हुई है। और इसके बाद मई में जो डेलीगेशन रसिया गया, उसने कोकिंग कोल के साथ में निकल के संभावित कॉन्ट्रैक्ट्स और सोर्सेज के ऊपर भी बातचीत की है। भारत का फोकस साफ है। ईवी बैटरियों के लिए सिर्फ एक या फिर दो देशों के ऊपर निर्भर रहना रिस्की है, लिहाजा हमें रसिया जैसे संसाधन समृद्ध देश से भी निकल की स्थिर और लॉन्ग टर्म सप्लाई लाइन रखनी चाहिए। दोस्तों, डेटा भी दिखाते हैं कि भारत ने 2023-24 के लिए करीब $700 मिलियन से ज्यादा का निकल रसिया, नॉर्वे और जापान जैसी कंट्री से इंपोर्ट किया है, जबकि फिलीपींस जैसे प्रोड्यूसर देश अब भारत को चाइना के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। फिलीपींस दुनिया के टॉप निकल प्रोड्यूसर्स में से एक है और वो अपना एक्सपोर्ट चाइना से हटा करके भारत की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत की रणनीति ये है कि जहां से बेहतर डील और सुरक्षित सप्लाई लाइन मिलेगी, वहां से मल्टी सोर्सेज की जाएगी। और दोस्तों, रसिया इसी गेम में एक अहम प्लेयर के रूप में सामने आ रहा है। इसी बीच दोस्तों, भारत ने अपने ईवी टारगेट्स को भी काफी आक्रामक रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक देश के अंदर बिकने वाली नई कारों के अंदर 30% और दो पहिया वाहन के अंदर 80% तक इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए, यानी वो इलेक्ट्रिक हो जाएं। ऐसे में अगर निकल की सप्लाई पर चाइना का पूरा कंट्रोल रहेगा तो हर झटके का असर सीधे इंडियन कंपनीज की कॉस्ट और आम उपभोक्ता की जेब के ऊपर पड़ेगा।
रसिया, फिलीपींस और दूसरे देशों के साथ में निकल के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और संभव हो तो ज्वाइंट प्रोसेसिंग यूनिट्स भारत को इस रिस्क से बाहर निकाल सकते हैं और टाटा, महिंद्रा जैसी कंपनियों को सस्ते और भरोसेमंद बैटरी सप्लाई दे सकते हैं। दोस्तों, भारत रसिया की ये खनिज साझेदारी अचानक से पैदा नहीं हुई है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। 1971 के युद्ध के समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब कई ताकतवर देश भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहे थे, तब सोवियत रूस ने लगातार वीटो लगा करके भारत का साथ में दिया था। दोस्तों, 3 बार तक उसने वो रेजोल्यूशन रोक दिया जो हमारे खिलाफ जाते। उसी दौर में दोनों देशों के बीच में दोस्ती और सहयोग की जो नींव पड़ी, उसने रक्षा से लेकर के स्पेस तक कई क्षेत्रों में रिश्तों को मजबूत किया। आज की डेट में भी दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी रसिया ही है। दोस्तों, मिसाइल सिस्टम से लेकर के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तक और स्पेस मिशन तक हर जगह इस साझेदारी की अमिट छाप दिखती है। यूक्रेन संघर्ष के बाद में जब यूरोप और अमेरिका ने रूसी तेल पर कड़े प्रतिबंध लगाए, तब भी भारत ने अपना राष्ट्रीय हित देखते हुए डिस्काउंट के ऊपर रूसी क्रूड खरीदना जारी रखा। अलग अलग विश्लेषण बताते हैं कि इन रियायती तेल सौदों की वजह से भारत ने बीते कुछ सालों में सीधे अरबों डॉलर की बचत की है, जिससे महंगाई के ऊपर कुछ लगाम लगाने और रुपए पर दबाव कम करने में मदद मिली। दोस्तों, भारत की तेल कंपनियों ने सस्ते रशियन क्रूड को रिफाइन करके न सिर्फ घरेलू बाजार को सपोर्ट किया, बल्कि कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करके भी रेवेन्यू गेन किया है। यानी रणनीति सिर्फ राजनीतिक नहीं है, आर्थिक रूप से भी बेहद व्यावहारिक थी। अब दोस्तों, यही भरोसा और समझदारी और साझेदारी तेल से आगे बढ़ करके खनिजों के ऊपर टिक गई है। दोस्तों, चाइना लंबे टाइम से कोशिश कर रहा था कि रसिया के संसाधनों, खास करके कोयला, गैस और माइनिंग एसेट्स के ऊपर उसकी पकड़ बनी रहे, ताकि वो एशिया प्रशांत रीजन के अंदर सप्लाई चेन पर अपना प्रभाव बनाए रखे। लेकिन भारतीय कंपनियों की एंट्री ने इस मोनोपोली को चुनौती दे दी है, क्योंकि अगर रसिया अपने प्रीमियम कोकिंग कोल और निकल रिसोर्सेज में भारत को हिस्सेदारी देता है, तो चाइना के लिए एक तरफा पकड़ बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा दोस्तों बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ कच्चा माल खरीदने वाला देश बनना चाहता है भारत? इसका जवाब है नहीं। रूस में खनन परिसंपत्तियों में इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि भारत ग्लोबल रिसोर्सेज के अंदर पार्टनर के तौर पर अपनी जगह बना रहा है। दोस्तों, जब कोई कंट्री दूसरी जगह की खदानों में हिस्सेदारी लेता है, तो वो सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले 30 से 40 साल के लिए गारंटेड सप्लाई और प्राइस स्टेबिलिटी खरीदता है। कोविड और यूक्रेन वॉर के दौरान दुनिया ने देखा है कि सप्लाई चेन झटके खाते ही कैसे फैक्ट्रियां बंद होने लगती हैं, प्रोजेक्ट रुक जाते हैं और कीमतों में आग लग जाती है। दोस्तों, भारत इस अनुभव से सीख करके संसाधन सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा के बराबर अहम मुद्दा मान रहा है। दोस्तों, कोकिंग कोल की स्थिर और सस्ती सप्लाई भारत के स्टील सेक्टर को कितना बड़ा फायदा दे सकती है, ये आंकड़ों से समझिए। 2024 में भारत ने करीब 149-150 मिलियन टन क्रूड स्टील बनाया और कंजम्पशन भी 130 मिलियन टन से ऊपर पहुंच चुका है। सरकार और इंडस्ट्री के अनुमान हैं कि 2030 के बाद ये मांग लगभग 200 मिलियन टन के ऊपर जा सकती है, क्योंकि हाईवेज, रेल, मेट्रो, हाउसिंग और डिफेंस जैसे सेक्टर्स के अंदर स्टील की खपत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अगर कोकिंग कोल लगातार महंगा या अनिश्चित रहेगा, तो हर प्रोजेक्ट की लागत बढ़ती जाएगी। लेकिन रसिया से डिस्काउंटेड और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए खरीदा गया कोयला हमारी स्टील मिलों को कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बनाए रख सकता है। रूसी कोकिंग कोल की खासियत यह है कि आज की तारीख में वो ऑस्ट्रेलिया जैसे ट्रेडिशनल सप्लायर्स की तुलना में डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है, क्योंकि रसिया को नए खरीदार चाहिए। उनके कई पुराने मार्केट्स बंद हो चुके हैं और इस डिस्काउंट का फायदा भारतीय कंपनियां पहले ही उठा रही हैं। लिहाजा दोस्तों, कोकिंग कोल की इंपोर्ट वॉल्यूम के अंदर रसिया की हिस्सेदारी पिछले कुछ सालों में कई गुना बढ़ गई है। अगर अब दोस्तों भारत सीधे खदानों के अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर लेता है, तो ये डिस्काउंट सिर्फ मार्केट कंडीशन पर नहीं, बल्कि स्ट्रक्चरल एडवांटेज के रूप में बदल सकता है। यानी कॉस्ट में स्थायी कमी हो जाएगी। अब बात निकल की, तो ग्लोबल रिपोर्ट्स दोस्तों कह रही हैं कि ईवी बैटरी सप्लाई चेन के अंदर
आगे निकलने की अहमियत आने वाले सालों में और ज़्यादा बढ़ने वाली है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक कारों की रेंज बढ़ेगी, चार्जिंग टाइम घटेगा और हाई निकल की केमिस्ट्री वाली बैटरीज की डिमांड बढ़ेगी, जिनके लिए बड़े पैमाने के ऊपर निकल की जरूरत होती है। तो दोस्तों, भारत अगर अभी से निकल सप्लाई के मल्टीपल सोर्सेज को अपना लेता है और रसिया जैसे भरोसेमंद पार्टनर्स के साथ में लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर लेता है, तो हमारी ईवी इंडस्ट्री भविष्य के किसी भी सप्लाई शॉक से काफी हद तक सुरक्षित बच जाएगी। दोस्तों, रसिया पहले से ही निकल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के अंदर गिना जाता है और उसकी बैटरीज ग्रेड ग्लोबल मार्केट में अहम रोल निभाती है। वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से रसिया को अपने इन खदानों के लिए नए सप्लायर्स और नए खरीदार और फाइनेंसिंग मॉड्यूल्स की जरूरत है। भारत जैसे बड़े, स्थिर और भरोसेमंद पार्टनर उनके लिए बेहद फायदेमंद हैं। इस तरह की डील में दोनों तरफ फायदा है। रसिया को बड़ा और लॉन्ग टर्म खरीदार मिलता है, जबकि भारत को एक ऐसी सप्लाई लाइन मिलती है जिस पर ना तो किसी एक देश का राजनीतिक कंट्रोल होगा, न ही अचानक प्राइस वॉर का रिस्क होगा। ये पूरा खेल सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं रहेगा, ये भू राजनीति के नए दौर का भी संकेत है। दोस्तों, दुनिया में धीरे धीरे मल्टीपोलर स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जहां कोई भी एक देश या एक ब्लॉक सारी शर्तें नहीं तय कर सकता है। भारत ने शुरू से ही साफ कर रखा है कि वो किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के साथ में उनके आधार पर फैसले लेने वाला एक स्वतंत्र ध्रुव है। दोस्तों, रसिया के साथ में कोकिंग कोल, निकल और दूसरे खनिजों का सहयोग इसी स्वतंत्र नीति का हिस्सा है, जहां एक तरफ हम अमेरिकी, यूरोपीय और एशियाई देशों के साथ में टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट लेते हैं, वहीं दोस्तों दूसरी तरफ रशिया के साथ में एनर्जी और संसाधन सुरक्षा का मजबूत स्तंभ खड़ा कर रहे हैं। रणनीतिक खनिजों की सुरक्षा अब धीरे धीरे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ चुकी है। जिस देश के पास में स्टील और मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्थिर कच्चा माल है, दोस्तों उसी देश के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, डिफेंस इक्विपमेंट तैयार करने और ग्लोबल सप्लाई चेन में लीड लेने की ताकत होगी। अगर भारत कोकिंग कोल और निकल के मोर्चे पर खुद को सुरक्षित कर लेता है, तो डिफेंस से लेकर के हाई स्पीड रेलवेज और ग्रीन एनर्जी तक हर सेक्टर में उसी लंबी छलांग लगाने का बड़ा मौका मिल जाएगा। दोस्तों, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का जो टारगेट भारत ने अपने सामने रखा है, उसकी नींव में स्टील, पावर और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स ही हैं। ये सेक्टर्स अब तभी टिकाऊ हो सकेंगे जब इनके पीछे कच्चे माल की ऐसी सप्लाई चेन होगी जिसे कोई एक देश, कोई एक संकट या कोई एक युद्ध हिला ना सके। दोस्तों, रसिया में खनन परिसंपत्तियों में भारत का इन्वेस्टमेंट इसी डायरेक्शन के अंदर एक निर्णायक कदम है। ये आने वाले सप्लाई चेन संकटों से बचने की भी तैयारी है और ग्लोबल इंडस्ट्रियल मैप में अपने स्थान को ऊंचा रखने की भी तैयारी है। भारत अगर रशियन संबंधों को टाइमलाइन के हिसाब से देखा जाए, तो शुरुआत रक्षा और राजनीतिक भरोसे से हुई, फिर कच्चे तेल और गैस के सहयोग के अंदर आई और अब ये रिश्ता खनिजों और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी तक पहुंच गया है। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों कि ये रसिया अब हमारे लिए सिर्फ रक्षा साझेदार नहीं है, बल्कि लंबी अवधि की ऊर्जा, स्टील और ईवी इंडस्ट्री का भी आधार बनने वाला है। जब कोई देश आपके लिए युद्ध के मैदान से निकल करके यूएन तक और अब खदानों के भीतर तक आपके साथ में खड़ा है, तो ये दोस्ती के पार जाकर के साझी किस्मत लिखने जैसा रिश्ता बन जाता है। अगर दोस्तों इन डील्स के जरिए भारत को सस्ता और स्थिर कोकिंग कोल और निकल मिल जाता है, तो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और स्टील हब बनने की दौड़ के अंदर हमारी पोजीशन कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, चाइना ने अपनी ताकत सप्लाई चेन कंट्रोल करके बनाई है। भारत अपनी ताकत सप्लाई चेन को डेमोक्रेटिक और मल्टी सोर्स बना करके दिखा सकता है, जहां संसाधन भी सुरक्षित हों और साझेदारी भी बराबर की हो। स्टील, ईवी, ग्रीन एनर्जी और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, इन 4 सेक्टर्स पर अगर कच्चा माल सुरक्षित होगा, तो 2047 का विकसित भारत सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल रोड मैप बन जाएगा। आज जब रसिया और अमेरिका के बीच में टकराव नई ऊंचाइयों पर है, तब रसिया का ये कदम भारत के लिए अपनी खदानों के दरवाजे खोलना ये मैसेज देता है कि मॉस्को के लिए भारत सिर्फ एक ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, बल्कि भरोसेमंद साथी है। और भारत के लिए भी ये मौका है कि वो इस भरोसे को सिर्फ भावनाओं में नहीं, बल्कि ठोस कोल और निकल की शिपमेंट्स, नए जॉइंट वेंचर्स और आने वाले 50 साल के संसाधन सुरक्षा में बदल दे। अब दोस्तों, बारी है नीतियों की, इंडस्ट्री की और रिसर्च की। अगर SAIL
और एनएमडीसी जैसे दिग्गज रसिया में समझदारी से इन्वेस्टमेंट करते हैं, घरेलू माइनिंग रिफॉर्म्स तेजी से आगे बढ़ते हैं और ईवी तथा स्टील सेक्टर इन संसाधनों का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आने वाले दशकों में दुनिया को ये मानना पड़ेगा कि भारत सिर्फ आईटी या सर्विस सेक्टर का प्रोवाइडर नहीं है, बल्कि हार्ड इंडस्ट्री एंड संसाधन सुरक्षा के अंदर भी नई ताकत बन चुका है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रसिया के साथ में हम अपनी साझेदारी को किस लेवल पर लेके जा सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नमस्कार दोस्तों।